नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर 3 और इस पाठ का नाम है सीखो। आप भी अपनी हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए जो बच्चे कक्षा 4थी पढ़ते हैं और आपको हिंदी का पेज क्रमांक 12 निकालना है और इसमें कविता दी है और कविता का नाम है सीखो। आइए इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं हम बात करते हैं। कविता को लय एवं हाव भाव के साथ में पढ़ना, प्रकृति से मानवीय गुणों की समझ हम यहां पर अपनी विकसित करेंगे और कल्पना शक्ति का विकास होगा और समानार्थी शब्द और तुकांत शब्द की हम यहां पर समझ को मजबूत बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में फिर हाव भाव के साथ में थोड़ा सा गाएंगे। चलिए आप भी रेडी हो जाएं, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और आप यहां पर चित्र देख रहे हैं। शानदार नजारा है, फूल है, सूर्य है और यहां पर नदी दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं और बादलें दिख रही हैं और तितलियां। ऐसा इस ग्राफिक्स में ये चित्र यहां पर समाहित है और कविता क्या कहती है और इसकी शुरुआत कैसे होती है देखते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आगे पढ़ते हैं। लिखा है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आगे पढ़ते हैं कविता को। लिखा है मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब यहां पर इस कविता को किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह ने लिखे हैं। और श्रीनाथ सिंह का जो जन्म है 1901 में हुआ था और उन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियां की पुस्तकें लिखी हैं और बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत लिखे हैं। गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा, मीठी बात ताने और दीपहरी तथा बाल कवितावली आदि उनके बाल गीतों के प्रकाशित संग्रह हैं। हम सबसे पहले इस कविता को हाव भाव से गाने के पहले हम यहां पर और साथ साथ हम गाते हुए इस कविता का भावार्थ समझेंगे, अर्थ समझेंगे। और इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनका यहां पर अर्थ जान लेते हैं ताकि उसका भावार्थ समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। नित मतलब होता है हमेशा और सदा। तरु यहां पर पेड़ और वृक्ष को कहा गया है। कोमल भाव यहां पर सुंदर भावना को कहा गया है। लता यहां पर बेल, और स्वदेश मतलब अपना देश। पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना, एक मौसम जिसे पत्ते झड़ते हैं। धीरज मतलब धैर्य और सब्र। हरना मतलब दूर करना, मिटाना। और पृथ्वी का अर्थ यहाँ पर धरती से है। प्राणी का मतलब यहाँ जीव से है। और पथ मतलब राह, और जलधारा मतलब पानी की बहती हुई धारा को जलधारा कहते हैं। चलिए अब हम इस कविता में चलते हैं शुरू से और हाव भाव से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कविता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब देखिए फूलों से नित मतलब हमेशा और सदा। यहां पर अभी हमने देखा अर्थ। फूलों से नित हंसना सीखो। आपने देखा होगा जब फूल खिलता है, फूल को देख के हर एक व्यक्ति जो होता है वो मुस्कुराता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने फूल को देखकर गुस्सा किया हो या उसके चेहरे पे कोई ऐसी गुस्से की भावनाएं दिखी हो। बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा जब हम फूल को देखते हैं, क्योंकि वो इतना सुंदर होता है
और वो एक ही संदेश छोड़ता है कि आप सदा मुस्कुराते रहें, और एक बार वो जो खिल जाता है हमेशा वो खिलता हुआ रहता है जब तक उस पौधे में वो रहता है। तो फूल से कह रहा है यहां पर, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको हमेशा फूलों के जैसा, फूलों से आपको हंसना सीखना चाहिए, और भंवरों से नित गाना। आपने देखा होगा भंवरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि आप फूलों से सीखो हंसना और भंवरों से नित गाना। हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए और मन ही मन गुनगुनाते रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से यहाँ पर यह सिखा रहा है। तरु मतलब होता है पेड़। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखिए, तरु मतलब पेड़ पौधे की बात करी गई है। यहां पर झुकी डालियों से संबंध ये है कि आपने देखा होगा पेड़ है या पौधे हैं, जब उनमें फल लगता है, जब फल लगता है तो उनकी जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं। और वैसे ही कह रहा है, यदि आप आप में अपार ज्ञान हो जाए, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तो, और हमेशा याद रखें आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको हमेशा झुकना चाहिए। किसके समान? तरु की झुकी डालियों से, उनसे हम हमेशा सीखना चाहिए कि नित मतलब हमेशा, सीखो शीश झुकाना। जब जो व्यक्ति झुकता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जब बाल्टी हम कुएं में डालते हैं तो यदि बाल्टी को भरना होता है तो आपने देखा होगा खाली बाल्टी जब तक कुएं में झुकती नहीं है तब तक वो पानी को लेके ऊपर नहीं आती। तो यहाँ पर ये कवि जो है हमें संदेश दे रहे हैं कि आपको इन डालियों से सीखना चाहिए कि हमेशा इंसान को अपने शीश को झुकाना चाहिए, बड़ों के सामने झुकना चाहिए। यदि कोई ज्ञानी है तो उसके सामने छोटा बन जाइए आपको सीखने के लिए। ये सब चीजें यहाँ पर संदेश हमें यह कविता दे रही है। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। आपने देखा होगा जब भी हवा का झोंका आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। देखिए गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा यदि हवा नहीं चलती तो आपने देखा होगा कितनी गर्मी महसूस होती है। और यदि मान लो कहीं से, मान लो हवा चली और पेड़ों के डालियां हिलने लगी और एक झोंका आता है जिसको हल्का सा झोंका कहते हैं, तेज रफ्तार से हवा आती है और हमें कोमल, यहाँ पर कोमल भाव मतलब जिस प्रकार से ठंडी हवा रहती है वैसी इस कविता के माध्यम से कोमल भाव, हमारा जो भाव है, हमारा जो स्वभाव है वो हमेशा कोमल रहना चाहिए, उस ठंडी हवा के जैसे रहना चाहिए कि आप जब किसी के सामने मिलें, जिस किसी से मिलें, कभी भी मिलें, आप अपने कोमल भाव के साथ में मिलें। यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से ये आपको सिखाना चाह रहा है। फिर है दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखिए एक मान लीजिए एक जग में दूध रखा है और एक जग में पानी रखा है, यदि हम दोनों को मिला दें तो वहां पे क्या होता है, पानी बन जाता है। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। सिर्फ एक ही ऐसा जीव है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, वो है हंस। हंस को यदि आपने दूध में पानी मिला के देंगे तो हंस एक अकेला ऐसा जीव है कि उसमें से सिर्फ दूध को पिएगा और पानी वहीं पर रख देता है। तो यहां पर यही संदेश हमको देना चाह रहे हैं कि दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी जब मिलते हैं तो ऐसा एहसास नहीं होता, हम तो पानी वाला दूध भी लेकर पी जाते हैं और आज भी पीते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता कि यहां पर पानी है या दूध है, कोई चेक ही नहीं कर सकता। इस प्रकार से आपका मिलना और मिलाना को जो भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए। जब आप किसी से मिलो तो उसको ऐसा ना लगे कि ये बड़ा व्यक्ति है, इसकी सोच कैसी है, ये और कुछ सोचता है। जब आप किसी से मिलो तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ढल जाइए। यदि आप किसी मजदूर से मिलते हैं तो उसके सामने आप मजदूर वाली बात करिए। यदि आप किसी व्यापारी से मिलते हैं या किसी आप जो भी व्यवसाय के व्यक्ति से आप मिलते हैं, आप उसके हिसाब से डल जाएं, उसके हिसाब से मिल जाएं, उसके विचारों के हिसाब से बात करिए, तो आपका यहाँ पर दूध और पानी के जैसे ही यहाँ पर मिलना और मिलाना वाला जो भाव है, जो संदेश देना चाह रहा है कवि इस कविता के माध्यम से, ये हमको सीखना चाहिए। आगे हम कविता में आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या है, सूरज की किरणों से सीखो। देखो, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए, कविता क्या कहती है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब देखिए, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप सोते हैं तो सूर्य की किरण यदि निकल गई तो आप सवेरा जैसे उजाला दिखने लगता है, तो हम क्या होता है, जाग जाते हैं। यदि हम सोए हैं तो जाग जाते हैं। और देखिए, सूरज तो बोलता नहीं कि आप जागो, मगर उनकी किरणों से सीखिए जगना और जगाना। जिस प्रकार से सूर्य पूरे वर्ष, भारतवर्ष या पूरे देश को अपने रोशनी से, अपने उजाले से सोते हुए व्यक्ति को जगा देता है और अंधेरा को दूर करता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को अपने ज्ञान से, अपने सन्मार्ग से, अपना अच्छे कर्मों से आपको क्या करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए या प्रकाश की ओर ले जाना चाहिए। ये कविता हमें यह संदेश देती है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आपने देखा होगा जो पेड़ होता है, लता मतलब जो बेले वाला बेले वाला जो पौधा होता है, तो आपने देखा होगा बेले वाले पौधे को, आपने देखा होगा पेड़ में वो लपेटते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है। तो यहां पर वो कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखिए, अभी हमारे समाजों में जातिवाद की भावनाएं रहती हैं, मगर पेड़ पौधों में आपने कभी ये चीज नहीं देखा होगा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अच्छा, क्या बुरा, हमें सब व्यक्तियों को समान समझना चाहिए। सब में एक ही खून है, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और सबको गले लगा के सबसे प्यार करना चाहिए। इस प्रकार ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दे रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, चलिएगा, बड़े ध्यान से देखें क्योंकि ये कविता बहुत ही अच्छी है और यहां पर हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब देखिएगा, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मतलब अपने देश के लिए, लोगों की भूख मिटाने के लिए ये भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में इस मछली का यूज किया जाता है, नॉनवेज में आता है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े समुद्रों में, बड़े बड़े तालाबों में मछली उत्पादन किया जाता है और अपने देश के लिए, अपने देश में पल रहे नागरिकों के लिए, उनके भोजन के लिए मछली को क्या करा जाता है, निकाला जाता है। और मछली जब तालाब से या समुद्र से निकलती है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, मगर उसका काम ही है, उसका कर्म है तड़प कर मरना। किसके लिए, अपने देश के लिए, और अपने देश में जो लोग रह रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उनके लिए वो तड़प कर मर जाती है। तो यहां पर ये संदेश हमें ये देता है कि हमें भी हमारे देश के लिए, हमारी जो सोच है, हमारी जो अच्छे अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों से जितना जो भला हो सके वो हमारे देश के लिए हमें करना चाहिए। इस दुनिया में सब अपने लिए करते हैं, मगर कुछ काम हमें औरों के लिए करना चाहिए और कुछ काम हमारे देश के लिए करना चाहिए। ये किससे सीखना चाहिए, ये इस मछली से सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पतझड़ के पेड़ों से सीखो। आपने देखा होगा अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, अभी जो माह चल रहा है ये मार्च लग गया है, तो मार्च का महीना जो है ये पतझड़ का होता है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में धूप तेज होती है और जितने उस पेड़ में पत्ते रहते हैं पूरे पत्ते गिर जाते हैं। क्यों कि अभी बसंत ऋतु चल रही है। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो पूरे पतझड़ क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और पौधों में कहीं भी पत्ते नहीं दिखते। अब ये जो मौसम होता है, ये जो समय होता है, पेड़ों के लिए बहुत दुखद समय होता है, क्योंकि इस समय धूप तेज होती है और उस धूप तेज का सामना किसको करना पड़ता है, पेड़ों को करना पड़ता है। तो यहां पर यह सीख हमें बताई जा रही है इस कविता के माध्यम से, दुख में धीरज धरना। जब कभी हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में जब भी ऐसे कोई दुख भरी समस्याएं आती हैं, और समस्याएं तो आती हैं क्योंकि जीवन, ये संसार सुख और दुख दोनों पहलुओं से चलता है और ये तो आना ही है। तो जब भी दुख आए आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य बना के रखना चाहिए
और आपको गंभीरता से सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए और आपको इंतजार करना चाहिए जब तक आपका बुरा समय ना टल जाए। और जैसे ही बुरा समय, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी समय लगातार और हमेशा नहीं चलता, ये कुछ समय के लिए चलता है। आपको धीरज धरना चाहिए। निश्चित रूप से जब आपका दुख व दुखद वाला जो समय है वो बीत जाएगा और निश्चित रूप से एक अच्छा समय भी आता है। आपने देखा होगा अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है और अभी मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल के एंडिंग में देखेंगे आप पौधों में जो पत्ते गिरे थे उनकी जगह में नए नए पत्ते, नए नए कोमल इस प्रकार से पत्ते निकलते हुए आएंगे और पेड़ फिर से हरियाली वही दिखने लगती है पेड़ों में। तो ये हमने पतझड़ के जो पेड़ों से हमने बहुत कुछ सीखा और ये कविता यहाँ पर बहुत कुछ सिखाना चाह रही है। यहाँ पर कहता है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपने देखा होगा जब आप दीपक को जलाते हैं तो दीपक ये नहीं सोचता कि मेरे आजू बाजू कौन है या मैं किसको प्रकाश पहुंचाऊं या किसको प्रकाश ना पहुंचाऊं। वो कभी अपने मन में ये विचार नहीं करता। वो कोशिश करता है कि मैं जितना ज्यादा अंधेरा को हर लूं, जितना ज्यादा प्रकाश को फैलाऊं। वैसे यहां पर इस कविता के माध्यम से, ये चंद लाइनों के माध्यम से कवि आपको ये सीख देना चाहता है कि आप में भी वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। उस प्रकाश को आप क्या करें, अज्ञानता से भरा हुआ जो भी समाज है या अज्ञानता से जो फैला हुआ जो अंधेरा है उसको आपको दूर करना है निस्वार्थ भाव से। यहां पर ये कवि हमें ये संदेश दे रहा है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आपने धरती को देखा होगा, जो धरती है, जो हमारी भारत की भूमि है, उससे पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखिएगा पृथ्वी से कैसे सीख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहां पर उदाहरण बताता हूं। जो धरती है, जिस भूमि में हम रहते हैं, उसी भूमि में हम अन्न उगाते हैं, उसी भूमि में हम रहते हैं, उसी भूमि में हम छेद करते हैं, उसी भूमि में हम बाथरूम करते हैं, उसी भूमि में हम अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं, उसी भूमि में कहीं पूजा होती है तो उसी भूमि में कहीं चट्टानें टूट रही होती हैं, तो उसी भूमि में कहीं पे सड़क बन रही होती है। अब जरा सोचिए, अकेली बेचारी धरती, वो इतना करने के बाद भी वो प्राणी से, वो धरती फिर भी प्राणी की सच्ची सेवा ही कर रही होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि धरती ने किसी को मारा या धरती ने किसी को कुछ करा। तो ये सब चीजें हैं, यहीं से सच्ची सेवा करना एक इंसान को सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से पृथ्वी मानव समाज के लिए, मानव के लिए जो सच्ची सेवा की भावना रखती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए सच्ची सेवा की भावना रखनी चाहिए और हमेशा उस पे उपकार करते रहना चाहिए लोगों पे। ये यहाँ पर हमें सीख मिलती है। और आगे हम इस कविता में चलते हैं। फिर क्या है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। आपने जलधारा मतलब जल की धारा को आपने देखा होगा, कभी रिवर्स नहीं आती। जल की धारा यदि मान लो बह गई तो वो आगे ही बढ़ते जाती है। वो ये नहीं देखती कि इधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो जल धारा है, उससे हमें इस जीवन में ये सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे काम करते हुए, अच्छे सन्मार्ग पर लोगों की भलाई करते हुए यहाँ पर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लक्ष्य की ओर, पानी का जो लक्ष्य होता है वो वहां तक आगे बढ़ता ही रहता है। तो हर एक व्यक्ति के, हर जीवन में, हर समाज का एक लक्ष्य होता है, हर देश का एक लक्ष्य होता है। तो हमेशा व्यक्ति को, मानव को अपने जीवन पथ में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने धुआं देखा होगा, धुआं कभी नीचे नहीं रहता। धुआं से हमें सीख ये मिलती है, वो हमेशा ऊंचाई में आगे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर ये धुएं के माध्यम से ये चंद कविता में जो लाइनें आई हैं धुएं वाली, इन लाइनों से कवि यह संदेश दे रहा है कि हमेशा इंसान को ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कविता मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, क्योंकि यही कविता से अभी प्रश्न उत्तर हमें हल करने हैं। तो और इस प्यारी सी कविता निश्चित रूप से बहुत अच्छी कविता है,
मुझे भी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। और ये जो कवि हैं हमारे श्री नाथ सिंह, ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा बाल गीत लिखे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कविता उनकी जो आई है यहाँ पर सीखो, ये भी बहुत प्यारी है। इंसान को हमेशा सीखने के लिए यह कविता प्रेरित करती है। अब आगे देखिएगा, निश्चित रूप से इस कविता को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप एक अच्छे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो श्रीनाथ सिंह का जन्म हमने अभी पढ़ दिया था, 1901 में हुआ है। और इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे और कहानियां की पुस्तकें भी लिखी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत लिखे हैं। जैसे बाल गीत में क्या क्या, गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, चंपा, लंपा चंपा, मीठी ताने, दीपहरी तथा बाल कवितावली आदि उनके बाल गीतों के प्रकाशित संग्रह हैं। आगे शब्दार्थ हमने पढ़ दिया था। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोध प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और पहला प्रश्न है, लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? और इसका उत्तर लिखेंगे हम, लता और पेड़ों से हमें लोगों को गले लगाने की सीख मिलती है। चलिए अब यहां पर हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का यहां पर हम उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इस प्रकार से आप भी अपनी पेन कापी निकाल लीजिए। लता, क्या लिखेंगे? लता और पेड़ों से सीख मिलती है, कि लोगों को गले लगाने की। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। लता और पेड़ों से सीख मिलती है कि लोगों को गले लगाने की। अब हम प्रश्न क्रमांक अगला चलते हैं। और अगला प्रश्न है, सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है? इसका उत्तर हम लिख देंगे। सच्ची सेवा की जो भावना है, ये हम 1 नंबर 2 नंबर में लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे क्या है? सच्ची सेवा की भावना की सीख हमें पृथ्वी से मिलती है। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि धुआं हमें क्या सिखाता है? धुआं हमें क्या सिखाता है? उत्तर हम इसका लिखेंगे, धुआं जो है हमें ऊंचे ही पर चढ़ना सिखाता है। चलिए यहां पर हम तीसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। धुआं जो है, यहां लिखेंगे धुआं हमें ऊंचे ही पर रहना सिखाता है। इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। अब हम फिर से अपनी बुक में चलते हैं अभ्यास में। अब आगे देखिएगा। अब इनके प्रश्न उत्तर आप वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, वो है क्या है? सही उत्तर चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क्रमांक 1 है, फूलों से क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। और ये हमने अभी अभी कविता में सीखा है। कौन क्या सिखाता है बताइए। चलिए अब कौन क्या सिखाता है आगे देखिएगा। अभी यहां पर जैसे उदाहरण बताया गया है, जैसे अंधेरा हरना कौन सिखाता है?
दीपक सिखाता है। अब स्वदेश के लिए मरना कौन सिखाता है? हमें मछली सिखाती है। तो हम यहां पर लिख देंगे मछली, लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे? मछली। इस प्रकार से हम यहां पर मछली लिख देंगे ये। फिर आगे बढ़ना कौन सिखाता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना जो है हमेशा क्या कौन सिखाता है? आपने देखा होगा जलधारा। यहां पर लिख देंगे जल धारा, ये जलधारा हमें सिखाती है। और दुख में धीरज धरना, पतझड़, पेड़ों का पतझड़, यहां पर हम पतझड़ लिख देंगे इस प्रकार से। ये धीरज धरना, पेड़ों का पतझड़ हमें सिखाता है। सबको गले लगाना कौन सिखाता है हमें? लता, लता और पेड़, लता और पेड़। ये देखिए, आपने यदि कविता को पढ़ा है तो सही से बिल्कुल आप करेंगे। सेवा करना, ये हमें पृथ्वी सिखाती है। पृथ्वी, यहां पर हम पृथ्वी लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आ गया भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये लिखा है शीश, शीशम, शील, शीतल। यह है किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण और रण। पतझड़, झाड़, झाड़ी और झड़प। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जिस प्रकार से तरु, तरु को पेड़ भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब यहां पर फूल को और क्या कहते हैं? फूल को आपने देखा होगा पुष्प कहते सुना होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे पुष्प। और आपने सुना होगा सुमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमन भी कहते हैं इस प्रकार से। पानी को आपने जल कहते सुना है और पानी को नीर भी कहते हैं। यहां पर हम नीर लिख देंगे। हवा को आपने पवन सुना होगा, पवन, और हवा को कहते हैं वायु। क्या कहते हैं? वायु, इस प्रकार से। फिर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। सूरज नहीं निकलता तो क्या होता? तो सीधी सी बात है, अंधेरा रहता। क्या रहता? अंधेरा। यहां पर हम लिख देंगे सूरज नहीं निकलता तो क्या होता। तो यहां लिखेंगे अंधेरा, यहां लिख देंगे हम अंधेरा ही रहता, इस प्रकार से। फिर है, बादल रंग बिरंगे होते तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। फिर है, पेड़ पौधे चलते फिरते तो क्या होता? हम भी साथ में घूमते। इस प्रकार से आपको यहां पर लिख देना है हम भी साथ में घूमते। यदि पेड़ घूमते तो घूमते, इस प्रकार से। फिर क्या है, हवा दिखाई देती तो क्या होता? हवा को देखते, हवा को देखते, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपके काल्पनिक प्रश्न हैं, आपकी कल्पना करना है और आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। जो आपके मन में कल्पना आ रही है आप वो लिख सकते हो। अगला है, यहां पर कह रहा है कि आम के चित्र में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखें। जैसे कच्चा का कच्ची, नन्ही का क्या आएगा? नन्ही का। यहां पर आ जाएगा नन्हा। क्या जाएगा? नन्हा, न आधा न और ये हा, नन्हा। फिर अच्छा का अच्छी आ जाएगा। क्या जाएगा?
अच्छी, आधा च और ये छी, यहां लिखेंगे अच्छी। खट्टा का खट्टी हो जाएगा, यहां लिख देंगे ख, आधा ट और टी, खट्टी। ठंडा का हो जाएगा ठंडा, ठंडा का ठंडी, सॉरी ठंडा नहीं है, डंडा है वो, डंडा का डंडी, यहां पर लिख देंगे हम डंडी। फिर क्या है, पक्का का पक्की, प, आधा क और ये की, पक्की। इस प्रकार से आपका भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। फिर योग्यता विस्तार, रंग बिरंगी तितलियों के चित्र संग्रह कर एल्बम में सजाएं। आपको उसके चित्र एल्बम में सजाना है। बाग बगीचे में जाकर तरह तरह के फूल और पत्तियों का संग्रह कर एल्बम लगाइए और फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। इस प्रकार से आपका ये पाठ खत्म होता है। और यहाँ पर एक कविता दी है। कविता क्या है, इस कविता को गाकर सुनाइए। फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भौरे के संग संग मैं गाता, रंगों सी मुस्कान छोड़ता, फिर कोई ना मुझे तोड़ता, कई नाम मेरे हो जाते, पुष्प सुमन या कुसुम कहते। देखिए, ये पर्यायवाची शब्द की कविता है और ये कविता बहुत ही अच्छी है। आपको इसको गाना चाहिए, याद करना चाहिए। और अंतिम में एक सुविचार लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि संसार में त्याग ही सर्वोच्च तप है। तप, इस दुनिया में तप सबसे बड़ा क्या है, वो है त्याग। क्या है, त्याग। और यहां लिखा ही है संसार में त्याग ही सर्वोच्च तप है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे पाठ 4 में। धन्यवाद।